हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। आज आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर जो 3 हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम सबसे पहले ओम का नियम जानेंगे होता क्या है। देखो, ओम का नियम बच्चों आपने 10th में भी खूब पढ़ा होगा, 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है। क्या था ओम का नियम? जैसे ये कोई चालक है, क्या है? कोई चालक। किसी भी चालक में धारा कब बहती है? जब उसके सिरों पर क्या लगाएं? कोई विभवांतर। मान लो इस चालक के सिरों पर हमने विभवांतर बी लगाया और ऐसा करने पर इस चालक में धारा कितनी बहने लगी? आई। तो ओम के नियम के अनुसार अगर इस चालक की भौतिक अवस्थाओं का मतलब जैसे इसकी लंबाई है, क्षेत्रफल है, ताप है, दाब है, अगर इन भौतिक राशियों में हम कोई परिवर्तन ना करें तो इसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर V है और इसमें बहने वाली जो धारा I है, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। तो ओम के नियम के अनुसार अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो देखो, ध्यान दो, इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे इस चालक की लंबाई है, इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका ताप है, दाब है, इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो, तब अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल में अगर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये जितनी है उतनी ही बनी रहे, तब चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को किससे लिखते हैं बेटा? V, तथा इसमें बहने वाली धारा यानी कि I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। नियतांक होता है। तो ओम का नियम तो हो गया, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल में अगर कोई बदलाव ना करें तो इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है? एक नियतांक रहता है। तो अगर इस बात को हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं, अर्थात बेटा विभवांतर कितना है? B, धारा कितनी? I, अनुपात का मतलब है B/I। ये अनुपात हमेशा क्या होता है? एक नियतांक। अब ये जो नियतांक है जो B और I के अनुपात के बराबर है, इस नियतांक को हम इस चालक का, जिस चालक की बात कर रहे हैं, इस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और किससे लिखते हैं? R से। तो इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R कहते हैं। अतः हम जो B/I बराबर नियतांक है, उस नियतांक को क्या लिख सकते हैं बेटा? R लिख सकते हैं। तो अगर यहां से B बराबर लिखें तो B बराबर I, यहां गुणा में पहुंचेगा R के, तो B बराबर क्या हुआ? IR। यही ओम के नियम का सूत्र है जो हम काफी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो B बराबर कभी भी आपसे कहा जाए ओम के नियम का सूत्र बताओ तो सीधे आप बता दो B बराबर IR। अच्छा, उपरोक्त से एक बात और ध्यान दें, उपरोक्त से देखो ये R तो नियतांक है, तो B और I में क्या संबंध है? देखो B और I आमने सामने, और आमने सामने वाली भौतिक राशियां एक दूसरे के क्या होती है बेटा? अनुक्रमानुपाती। तो V अनुक्रमानुपाती I।
और जब भी दो भौतिक राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं, यानी कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा, इसका उल्टा कह सकते हो, जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। और ऐसे जो मान होते हैं जो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अगर उनके बीच हम ग्राफ खींचें, जैसे एक्स अक्ष पर मान लो हमने बी ले लिया और वाई अक्ष पर क्या ले लिया, आई, तो वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा। तो कभी भी ऐसे चालक जो ओम के नियम के अनुसार चल रहे हैं, अगर उनके लिए बी और आई के मध्य खींचा गया ग्राफ पूछा जाए तो वो कैसा होगा, एक सरल रेखा। कैसा होगा, सरल रेखा। अच्छा, ओम के नियम को हम यहां से भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार और क्या कह सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो, तब हम कह सकते हैं तब चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर यानी कि बी और उसमें बहने वाली धारा जो है वो एक दूसरे के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होते हैं ये दोनों। यानी कि जो विभवांतर है वो चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो ओम के नियम की परिभाषा हुई बेटा। अब मुख्य क्वेश्चन जो 12th के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो बेटा कहा जाता है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करो। निगमन का मतलब इसे प्रूव करो, सिद्ध करो। तो अब हम ओम के नियम का निगमन करेंगे, किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। तो हमारा हेडिंग यही पड़ा है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। देखो बेटा कैसे करेंगे ओम के नियम का निगमन, समझो जरा। ये कोई चालक है जिसकी लंबाई मान लो कितनी है, एल है। अब चालक है तो चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश, माइनस आवेश। लेकिन जब तक हम इसके सिरों के बीच कोई बैटरी ना लगाएं, ये इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से उल्टे सीधे गति कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनका औसत ऊष्मीय वेग 0 है और अभी इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अगर हमें इसमें धारा प्रवाहित करानी है तो इसके सिरों के बीच बच्चों क्या जोड़े, बैटरी। तो हमने क्या किया, एक सिरा यहां से लिया तार और एक तार यहां से निकाला बेटा, और इसके सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ दी। ये माइनस सिरा, ये मान लो प्लस सिरा, ये प्लस ये माइनस। मान लो हमने इस बैटरी के द्वारा इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना लगाया, बी। अब इस विभवांतर की वजह से ये सिरा प्लस से जोड़ा है और ये माइनस से। इस चालक के भीतर प्लस से माइनस की ओर क्या एक वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाएगा, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, एक बल। अब इलेक्ट्रॉन पर बल कह सकते हो प्लस सिरे की ओर, या कह दो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र ये है तो इस पर बल इधर लगेगा, और इस बल की वजह से इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले अनियमित गति कर रहे थे, क्या वो एक नियत औसत वेग से प्लस सिरे की ओर चलेंगे। और उस नियत औसत वेग को हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD है। अब ये अनुगमन वेग BD से प्लस वाले सिरे की ओर चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलेंगे तो इसकी वजह से चालक में क्या बहने लगेगी, धारा। मान लो इस चालक में आई धारा बह रही है। अब अगर हम कह दें इस चालक के कितने आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप पीछे भी डेरिवेशंस में पढ़ चुके हैं कि चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो पूरे चालक में तो नहीं पता हमें कितने हैं, मान लो हमने मान लिया एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अब अच्छा, आप कोई बच्चे कहें सर इसकी थ्योरी कुछ नहीं, जो मैंने चित्र में समझा यही लिखना है बस। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, लिखना चाहो, और नहीं भी लिखोगे तो चित्र अगर दिखा दिया है तो थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहो तो माना इसी चालक की लंबाई l और इसके ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर B लगाते हैं तो इसमें मान लो धारा कितनी बहने लगी, I। इलेक्ट्रॉन के चलने की कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में। मान लो इस चालक में धारा कितनी बह रही है, I बह रही। अगर इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब अगर हम I का सूत्र लिखें तो I बराबर बेटा हमने पीछे प्रूव किया था अनुगमन वेग के पदों में, I बराबर NEA BD। अभी ये धारा बह रही होगी, इसको समीकरण 1 डाल के यहीं छोड़ देते हैं। अब इसके आगे की प्रक्रिया देखो। हाँ, अब यहां क्या उत्पन्न हुआ है, ये बैटरी की वजह से वैद्युत क्षेत्र। तो ऐसा करो, चालक के भीतर पहले इस वैद्युत क्षेत्र का मान निकालो। चालक के
भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर क्यू आवेश ई वैद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर लगने वाला बल, सॉरी बल नहीं, एक मिनट बेटा, सॉरी बच्चों, बल नहीं, अभी हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर देखो कैसे निकाले, आपने सेकंड चैप्टर में जाना था, अगर दो प्लेटें हो कोई, उनके बीच की दूरी कितनी हो d, और उन प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो v, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है b/d। E बराबर कितनी होती है, b/d। ये वैद्युत विभवांतर में पढ़ते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध था ये, E बराबर माइनस डेल्टा v/डेल्टा x, माइनस डेल्टा v/डेल्टा x। तो वहां से E बराबर क्या निकल के आता था, b/d, अगर इसको विभवांतर और प्लेट के बीच की दूरी के रूप में लिखे तो अब यहां देखो इस चालक के लिए लगाओ ये वाला सूत्र, यहां देखो प्लेटों की जगह चालक के दो सिरे हैं, वहां बीच की दूरी कितनी थी d, यहां कितनी l, तो बस d की जगह l है, विभवांतर तो यहां भी है, तो इसके भीतर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E बराबर क्या हो जाएगा, b/l, E बराबर b/l। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या बल लगेगा, तो उस बल का मान निकालें। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल। अब बल वैद्युत क्षेत्र के कारण, अगर वैद्युत क्षेत्र में बच्चों Q आवेश है तो Q आवेश अगर E वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल लगता है F बराबर QE, तो F बराबर QE से F बराबर, यहां इलेक्ट्रॉन पर बल निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है मूल आवेश कहलाता है और E से लिखते हैं, और वैद्युत क्षेत्र तो ठीक है E है जिसका मान कितना है v/l। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल हो गया F बराबर Ev/l। अब किसी भी वस्तु पर जब बल लगता है तो बल से क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। तो यहां भी हर इलेक्ट्रॉन की गति में क्या उत्पन्न होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लेते हैं। याद है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, मान लो जो इलेक्ट्रॉन है यहां उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m है, तब इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण, तब इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण, अब त्वरण को निकालने के लिए आपने न्यूटन का गति का दूसरा नियम पढ़ा था जिसके अनुसार क्या था, F बराबर ma, से हमें तो a चाहिए बच्चों त्वरण, a बराबर F/m। अब a बराबर F का मान अभी निकाला Ev/l, F का मान रख दिया Ev/l, अपॉन में m पहले से है तो क्या Ev/ml। तो ये त्वरण का मान आ गया, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति में त्वरण a बराबर होगा Ev/l। हमने इसको समीकरण 2 डाल दिया। यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहे हैं सब चूंकि एक ही वैद्युत क्षेत्र में, तो सबकी गति में उत्पन्न त्वरण a बराबर होगा Ev/ml, Ev/ml। अब इसके आगे देखो, याद है वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः u1, u2, u3, डैश डैश un हो, तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग।
देखो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति का मतलब है वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले, और वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे थे, और उस वक्त उनकी जो वेग था वो ऊर्जा की वजह से या ऊष्मा की वजह से था, ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से, और वो वेग क्या कहलाते हैं, ऊष्मीय वेग। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले जो अनियमित वाले उनके वेग थे वो मान लो n इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें, पहले का U1, दूसरे का U2, तीसरे का U3, ऐसे n इलेक्ट्रॉन का UN। अब हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र लगाने से क्या, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगा था, बल से क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण, और त्वरण की वजह से इनके वेग में क्या होगा, परिवर्तन। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग कितने हो गए होंगे वो निकालना चाहते हैं। अब अगर किसी का प्रारंभिक वेग u हो और t समय बाद अगर a त्वरण से हम उसका अंतिम वेग निकालना चाहें तो गति का पहला समीकरण पढ़ा था b बराबर u प्लस ए टी से। गति का पहला समीकरण लगा दो बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। अब हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। मान लो अब बात आती है कि कितने समय बाद चाह रहे हैं हम। देखो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो बेटा बराबर, इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं पदार्थ के भीतर तो उसमें बहुत से क्या होते हैं, जिन जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकले हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में समझ चुके थे, वो क्या बन चुके होंगे, धनायन। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये टक्कर हुई, यहां से चला, धनायन से टक्कर हुई, अब पता चला दूसरी दिशा में जाएगा। तो हम जो वेग में परिवर्तन निकालना चाह रहे हैं वो दो क्रमागत टक्करों के बीच निकालना चाह रहे हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। तो अभी श्रांति काल नहीं, मान लो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना, मान लो τ1, और इस τ1 समय में टक्कर से पहले वेग कितना था, u1, और टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का जो बल लगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा वैद्युत क्षेत्र की वजह से, उसकी वजह से हो गया v1। अब v1 बराबर देखो अंतिम वेग क्या है, v1। टक्कर से पहले यानी कि वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले, वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले जो वेग था मान लो कितना था, u1 प्लस, अब वैद्युत क्षेत्र लगा, ए त्वरण उत्पन्न हुआ, और अब हम चाह रहे हैं जो नया वेग चाह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की वजह से वो दो क्रमागत टक्करों के बीच जितना समय लगता है उस समय के बाद चाह रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय τ1 से लिख लो, तो ए टी की जगह क्या τ1। अब ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें v2 बराबर, तो पहले वाला वेग वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले क्या था, u2। अच्छा त्वरण सबके में समान उत्पन्न हुआ a, इसके लिए दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय मान लो τ2। ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें तो v3 बराबर u3 प्लस a τ3, ऐसे ही डैश डैश। अब कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, nवे के लिए वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद वेग bn से लिख लो। पहले वाला वेग प्रारंभिक क्या था, un प्लस a, सबके लिए समान है, और इसका दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय τn लिख लें। अब हमें चाहिए क्या है, अनुगमन वेग। क्या निकालेंगे अब हम, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अतः इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब अगर अनुगमन वेग निकालना है तो जरा अनुगमन वेग की परिभाषा पर ध्यान दो। देखो हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले या कह दो बैटरी जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं वो औसत ऊष्मीय वेग होता है पहले तो 0, लेकिन बैटरी लगाने के बाद या कह दो वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से चलते हैं क्या वही तो अनुगमन वेग होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो हम अनुगमन वेग निकालना चाह रहे हैं वो वास्तव में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों का अगर औसत वेग निकाल लें तो वो औसत वेग ही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। अब वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों के जो वेग हैं वो यही तो है, v1 v2 v3 डैश डैश vn। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों के जो ये वेग हैं इन वेगों का अगर कौन सा मान निकाल लें, औसत मान, तो वो औसत मान ही क्या कहलाएगा, हमारा अनुगमन वेग, और उसे हम किससे लिखेंगे, bn से। अब औसत कैसे निकालते हैं, अगर दो मानों का औसत चाहिए दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो, 3 मानों का चाहिए 3 को जोड़ो 3 से भाग कर दो, 10 मानों का औसत चाहिए 10 को जोड़ो 10 से भाग कर दो। यहाँ हमारे कितने इलेक्ट्रॉनों के वेग हैं, n इलेक्ट्रॉनों के वेग, तो सबके वेगों को जोड़ें और कितने से भाग कर दें, n से। तो क्या वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग आ जाएगा, और वही हमारा कौन सा वेग होता है बेटा, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग जो हमारा है vd
बी डी बराबर B1 प्लस B2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn और भाग किससे कर दें, n से। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जो हमारे वेग थे उनको जोड़ा और n से भाग कर दिया। तो अब ये वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग आ गया और यही तो अनुगमन वेग के बराबर है। बस इतना ही हमें अब सॉल्व कर लेना है। देखो बेटा, तो Vd बराबर B1 की वैल्यू रखो। B1 कितना है, U1 प्लस A टाउ 1, U1 प्लस A टाउ 1 प्लस B2 की जगह U2 प्लस A टाउ 2 प्लस B3 की जगह U3 प्लस A टाउ 3 और प्लस डैश डैश लास्ट में है Vn की जगह UN प्लस A टाउ n, UN प्लस A टाउ n और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, n क्या चल रहा है, n। Vd बराबर, इस टर्म को जरा ध्यान से समझो, सभी पद प्लस में है। ऐसा करो, पहले ये वाले पद लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लो, U1, फिर प्लस में क्या लिख लो, U2, फिर प्लस में क्या लिख लो, यहां से U3 ले लो और प्लस डैश डैश और लास्ट में क्या ले लो, UN। अच्छा, बटे में n तो सबके है, तो यहां इसके भी बटे में n लिख लो प्लस अगला पद। अब देखो, U1 हो गया, U2 हो गया, U3 हो गया, प्लस डैश डैश UN हो गया, बचा क्या, यहां से A टाउ 1, A टाउ 2, A टाउ 3, A टाउ n। तो सब में से क्या A कॉमन नजर आ रहा है, जो पद बचे। ऐसा करो, A कॉमन ले लो, बचा क्या, पहले पद से क्या बचा, टाउ 1 प्लस दूसरे से क्या बचा, टाउ 2, तीसरे से क्या बचा, टाउ 3 और प्लस डैश डैश लास्ट में क्या बचा बच्चों, टाउ n, टाउ n। और बेटा अपॉन में n तो सभी पदों के हैं, तो यहां भी अपॉन में n लिख सकते हैं, यहां भी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। परंतु अब जरा ध्यान दो, ये जो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश UN बटे n है, जरा ध्यान दो ये क्या है, ये U1 U2 U3 डैश डैश UN वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले वाले ही तो ऊष्मीय वेग है और ये इनको जोड़ के n से भाग किया है। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग थे उनका औसत मान है, यानी कि ये है औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग। और हम बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, 0 तथा। और अगले पद पर ध्यान दो, वहां टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ n और अपॉन में n। जरा ध्यान दो, ये क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, ये n में के लिए। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगे समय है वो n इलेक्ट्रॉनों के जोड़े और n से भाग कर दिया। तो क्या ये दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय आ गया, ये दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा कैसा समय, औसत समय। और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को हम पढ़ चुके हैं बेटा, श्रांतिकाल कहते हैं और किससे लिखते हैं, टाउ से। तो ये हमारा टाउ के बराबर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल। इतनी बात क्लियर है। ये हमारा औसत ऊष्मीय वेग है जो 0 हो गया, ये दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय है जिसको श्रांतिकाल कहते हैं और टाउ से लिखते हैं। अब आगे ध्यान दे लो, अतः अब हमारा BD बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो, यहां से ये वाला पद 0 हो गया प्लस A हो गया, ये तो A है ही पहले से कॉमन, और ये क्या हो गया, टाउ। तो हमारा हो जाएगा BD बराबर 0 प्लस A टाउ, या VD बराबर आ गया A टाउ। हम A का मान पहले ही निकाल चुके हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से A का मान रख दो, BD बराबर A का मान क्या निकाला था अभी, EB अपॉन ml और इनटू में ये वाला टाउ अभी निकाला था। देखो बेटा शुरुआत ये है A बराबर EB अपॉन ml, ये मान रख दिया आपने वहां। तो A का मान EB अपॉन ml और इनटू में ये वाला क्या चल रहा है, टाउ। या हम चाहें तो BD बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो जरा इतने मान पर ध्यान दो, यहां से ये B अपॉन L, ये जो B अपॉन L है
क्या ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है? तो ई ये वाला ऐसा ही आवेश है, और ये बी अपॉन एल की जगह कैपिटल ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू में टाउ और अपॉन में क्या बचा एम, तो वी डी बराबर ई टाउ अपॉन एम भी लिख सकते हैं। ये भी एक यहाँ तक डेरिवेशन, अभी फिलहाल ओम का नियम प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये है क्या, कैसे पूछा जाएगा, ये यहाँ बी डी क्या है, अनुगमन वेग, तो ये अनुगमन वेग तथा इसका किससे, विभवांतर से संबंध कह सकते हो, अनुगमन वेग तथा विभवांतर, या विभवांतर की जगह ये अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल टाउ में संबंध है, तो श्रांतिकाल से भी संबंध कहा जा सकता है। या अनुगमन वेग तथा इसकी बात करो, ये अनुगमन वेग है, ये ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तीव्रता में संबंध है। हाँ, तो अगर अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध पूछा जाए तो ये वाला हो गया, अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में पूछा जाए तो भी ये हो गया, और अगर कह दिया जाए अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ तो ये एक लाइन और बढ़ा देंगे, ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध हो गया। मतलब यहां तक एक डेरिवेशन ये हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, ओम का नियम प्रूफ करना है। तो अभी ओम का नियम तो नहीं हुआ, अगर ओम का नियम प्रूफ करना है तो इसको समीकरण 3 डाल दो, और समीकरण 3 से ये जो बी डी का मान है, हमने शुरुआत में डेरिवेशन के समीकरण एक डाली थी जिसमें धारा का मान लिखा था आई बराबर एन ई ए बी डी, तो समीकरण 3 से ये बी डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 3 से बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, रखो 1 में बेटा, क्या है समीकरण 1 क्या थी बेटा, आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, तो एन ई ए तो तक तो लिख लिया, अब इनटू में क्या था बी डी, अब बी डी की जगह ये वाला मान छाप दो, बी डी का मान कितना, ई बी टाउ अपॉन में एम एल, ई बी टाउ अपॉन एम एल, ऐसा करो, ये आई तो है ही, इस बी को इधर ले आओ, इस बी को इधर लाओगे कहाँ आएगा, अपॉन में आई अपॉन बी, ऊपर क्या बचा, ये एन है एस आई, ये ई इंटू ई क्या हो गया, ई स्क्वायर, एन एस आई ई इंटू ई क्या हो गया, ई स्क्वायर, बी इधर चला गया, क्या बचा ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन में एम एल। लेकिन ओम के नियम में आई अपॉन बी थोड़ी, हमें तो बी और आई का अनुपात चाहिए, तो इसे पलट दो, तो यहां से वी अपॉन आई बराबर क्या हो गया, ये भी पलट जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब अगर हम कहें यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तब, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तब, जरा इस मान पर ध्यान दो, ये जो है एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, इस पर ध्यान दो बच्चों जरा, देखो एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो पहले से निश्चित है भाई, ये तो नियत है, निश्चित वैल्यू है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, पहले से ही नियतांक है। अब हमने कहा हम चालक की भौतिक अवस्थाओं को नहीं बदल रहे, भौतिक अवस्थाएं नहीं बदल रहे, मतलब ये पहले ही नियतांक थे, एल लंबाई भी भौतिक अवस्था बदलनी नहीं है, क्षेत्रफल भी नहीं बदलना है, और ताप भी नहीं बदलना है, और जब ताप नहीं बदलोगे तो श्रांतिकाल ताप पर ही निर्भर करता है, और ताप नहीं बदलेगा तो टाउ भी नहीं बदलेगा और एन भी नहीं बदलेगा। मतलब ये पूरी भौतिक राशि अगर भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करे तब ये पूरी भौतिक राशि क्या रहेगी, नियत, मतलब ये बराबर किसके होगा, नियतांक के। अब चूंकि ये नियतांक जो है वो बी और आई का अनुपात ही तो है,
और अभी हम पढ़ चुके हैं बी और आई के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, और आर से लिखते हैं तो ये नियतांक भी हमारा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। अतः V अपॉन आई बराबर ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा था, ये क्या हो गया हमारा नियतांक, या इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो ओम का नियम यही तो था हमारा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यही क्या है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। तो बच्चों ये हमारा ओम का नियम प्रूफ हो गया। क्लियर है इतनी बात सभी को?